ही किया था और पिछली क्लास में हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था, है ना। ओवरीज का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था। ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने तुमको प्राइमरी फॉलिकल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ये सारी चीजें समझाई थी। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने के बाद कुछ 2-3 पॉइंट्स हमको और पता लगने वाले हैं। देखो, प्राइमरी फॉलिकल है क्या, कहां से बना ये? प्राइमरी फॉलिकल बनता है फ्रॉम अ प्रिमोर्डियल फॉलिकल। याद है ना तुमको पिछली क्लास? अगर रिवाइज किए होंगे तो पता होगा। सबसे पहले ओवरी में प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनता है। प्रिमोर्डियल फॉलिकल कैसे बनता है? जो ओवरी के अंदर एग नेस्ट होता है, एग नेस्ट से एक oogoनियम अराइज हुआ। oogoनियम एक डिप्लॉयड सेल होता है, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं। उस oogoनियम के सराउंडिंग में ओवरी के स्ट्रोमा की कुछ सेल्स आ जाती हैं। ओवरी के अंदर जो टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के सेल्स एक oogoनियम के बाहर एक कवरिंग बना देती हैं, फ्लैट होती हैं वो सेल्स। और ये स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक oogoनियम होता है ना, और oogoनियम के बाहर एक लेयर आया सेल्स का, स्ट्रोमा सेल्स का। इस स्ट्रक्चर को हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर मैंने कहा था कि उस प्रिमोर्डियल फॉलिकल के बाहर जो सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, वो फ्लैट सेल्स ग्रो होके कॉलमनर बन जाते हैं, लंबे बन जाते हैं। और इन कॉलमनर सेल्स के बाद एक कवरिंग आ जाती है, पिंक कलर की कवरिंग दिखाई है मैंने। इस कवरिंग को जोना पेल्यूसड़ा बोलते हैं। अंदर जो oogoनियम था, उस oogoनियम का ग्रोथ हो गया और ये oogoनियम कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte के बाहर एक कवरिंग, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसड़ा। और जोना पेल्यूसड़ा के बाहर जो कवरिंग ऑफ सेल्स थी, फ्लैट सेल्स, वो फ्लैट सेल्स अब कॉलमनर बन चुके हैं। उन सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये हम पिछली बार पढ़ाए हैं। अब देखो आगे व्हाट हैपेंस नाउ। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, मैंने क्या बताया था? फॉलिक्यूलर सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। मैं लिखूंगा प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन। प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब अभी तो एक ही लेयर है फॉलिक्यूलर सेल्स का। अब जब ये फॉलिक्यूलर सेल्स डिवाइड होंगे तो बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे। टोटल मतलब ये है कि ये रहा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की पता नहीं बेटा, अगर आएगा तो हमने तो स्टार्ट कर ही दिया है, हम थोड़ी वेट करेंगे अब। तो ये रहा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में मैंने क्या कहा था? एक लेयर आ चुका है, कवरिंग आ चुकी है। वो कवरिंग फॉलिक्यूलर सेल्स से ही बनी है। उस कवरिंग का नाम हमने क्या बोला था? जोना पेल्यूसिडा। तो प्राइमरी oocyte के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन वाली कवरिंग आ चुकी है जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बताए हैं। ये पिंक कलर से हमने दिखाया। प्राइमरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर बेटा ऊपर वाले फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में हमने दिखाया है एक लेयर, एक कवरिंग सेल्स का। बट अब यही कवरिंग, यही लेयर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई होंगी, ये सेल्स डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट होंगे। तो एक मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे लाइक दिस। पहले तो एक ही लेयर था, अब बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे। ये देखिए, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे। फॉलिक्यूलर सेल्स का पहले एक लेयर था, अब वही सेल्स डिवाइड होके बहुत सारे लेयर्स बनाएंगे जोना पेल्यूसिडा के बाहर। देख लो भाई, है ना। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ये मैं बोलने वाला था, ये मैं पिछली क्लास में नहीं बोला। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ओवरी के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी oocyte सेंटर में जो ब्लैक वाला हमने बना के रखा है, इट इज प्राइमरी oocyte, स्टिल ये डिप्लॉयड है। जो पिंक वाला बनाए हैं, इट इज जोना पेल्यूसिडा। अब हुआ क्या? प्राइमरी फॉलिकल का जो
सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स डिवाइड हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बने। इस मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स वाले स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है। कौन सी कवरिंग? स्ट्रोमा के सेल्स ही आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर जो सेल्स आती हैं ओवरी से, स्ट्रोमा की सेल्स जो आती हैं वो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को कवर करती है। 1 मिनट में डायग्राम बनाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। ये रहा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाहर क्या था? पिंक कलर का जो हमने बनाया था, दैट वाज, हाँ जी, ये क्या था? ये था जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ये देखो। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो ग्रीन कलर का मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, इसको हमने क्या बोला था? इट इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। देख लो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बना कहां से? एक को लेयर था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, जिन सेल्स को हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोले थे, कॉलमनर सेल्स थे वो। वही कॉलमनर सेल्स का सिंगल लेयर डिवाइड होके मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बना दिए, जिसका नाम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है। अब ये सारी चीजें बेटा हो कहां रही हैं? ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो खुद का टिश्यू है ओवरी का, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा से कुछ और सेल्स उठेंगी, वो सेल्स इस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को कवर करेंगी, लाइक दिस। वो सेल्स इस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को कवर करेंगी। ये लो, ब्लू कलर से हम दिखाए, ओवरी से स्ट्रोमा की सेल्स उठी, उन सेल्स ने मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को कवर किया, और ये कवर जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर अब आया, इस कवर को हम बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, लेकिन अभी तक एक और कहानी हो चुकी है। अब क्या हुआ? ये फॉलिकल के अंदर एक छोटी सी कैविटी बन चुकी है। उस कैविटी का नाम था फॉलिक्यूलर एंट्रम। तुमको शायद याद हो, मैं डायग्राम से फिर दिखाऊंगा। फॉलिक्यूलर एंट्रम तुमको याद आएगा। देखो भाई, ये रहा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte का मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर कवरिंग, अगेन पिंक वाली कवरिंग, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे। ये रहा भैया जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स कुछ अरेंज होके एक कैविटी बनाएंगे। उस कैविटी को हमने क्या बोला था? फॉलिक्यूलर एंट्रम। लाइक दिस, वो कैविटी कुछ इस तरह से बनी थी। एक मिनट, हाँ जी, ये देखो भाई, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स, एक्चुअली ये कौन से सेल्स हैं? ये वही सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, जो ओवरी के स्ट्रोमा से अराइज हुए थे। पहले फ्लैट थे, बाद में कॉलमनर बने। वही फॉलिक्यूलर सेल्स अरेंज होके मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बना दिए। अरेंज भी हो गए और डिवाइड भी हो गए। इसी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स ने अब क्या किया? खुद को अरेंज किया। खुद को अरेंज करने से अंदर एक कैविटी बनी, उस कैविटी का नाम पड़ा फॉलिक्यूलर एंट्रम। और बाहर अब एक और कवरिंग आ ही चुकी है, उस कवरिंग का नाम है, ब्लू कलर की जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज थीका इंटरना। माइक ऑन कर दूं? लो, माइक ऑन कर दिया।
ये लो, कर दिया, मैंने माइक ऑन कर दिया। हेलो सर। हाँ जी। ये हम बोल रहे हैं, जो आप बोले हैं जैसे कि फॉलिक्यूलर सेल और फिर ये कॉलमनर सेल, हम्म। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं सर? रुको रुको, ऐसे ही माइक रखो, मैं तुमको बताऊंगा। जी सर। एक ही है बिल्कुल। देखो, कल वाली क्लास में हम, पिछली वाली क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? जो प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी जी oocyte है क्या बेसिकली? ये प्राइमरी oocyte जो ओवरी के अंदर एग नेस्ट था ना, उस जी। एग नेस्ट में बहुत सारे ऊगोनिया होते हैं। हम्म। ऊगोनिया बेटा डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। यही ऊगोनिया ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब हर प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ सेल्स जमा होती हैं, तो एक कवर बनता है। ये सेल्स कौन जी सी सर। होती है? ओवरी के अंदर जो टिश्यू होता है ना बेटा, उस जी। टिश्यू का नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से कुछ सेल्स अलग होती हैं, और वही सेल्स इस प्राइमरी oocyte को सराउंड करती है। सराउंड समझते हो ना? हम्म। हाँ, प्राइमरी oocyte के चक्कर खाती है, सराउंड करती है इस प्राइमरी oocyte को। कहां से अराइज होती हैं ये सेल्स? ओवरी के स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से। पहले ये फ्लैट होते हैं, और बाद में इनका शेप कैसा होता है? बाद में ये कॉलमनर बन जाते हैं। गन्नर। और ये कॉलमनर सेल्स जो इस प्राइमरी oocyte के बाहर है, इनको हम फॉलिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज फॉलिक्यूलर सेल्स, मतलब एक ही है। जी सर। फॉलिक्यूलर सेल्स क्यों बोलूंगा? क्योंकि हम यहां पर बता रहे हैं कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं। ये हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट ही दिखा रहे हैं ना। जी सर। पहले था प्रिमोर्डियल फॉलिकल, तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल के सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिक्यूलर के बाहर वाली सेल्स को फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, उनकी सेल्स को भी हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब फॉलिकल वाली सेल्स। लेकिन बेसिकली हैं क्या ये वही कॉलमनर सेल्स हैं जो ओवरी के स्ट्रोमा से अराइज हुई थी। स्ट्रोमा से हैं। समझ आई ना? जी सर। ठीक है, माइक ऐसे ही रखो, अकेले हो ना। तो मैं अब जी। क्या बोल रहा हूं? पहले ये फॉलिक्यूलर सेल्स का एक ही लेयर था। लेयर समझते हो ना? तह, हम्म। एक लेयर। अब सतह। प्राइमरी फॉलिकल में ये लेयर ऑफ सेल्स, मतलब एक लेयर है, इनमें सारे सेल्स का डिवीजन हो गया। डिवीजन मतलब प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के बाद मल्टीपल लेयर्स बने। ये मल्टीपल लेयर्स वाला पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, इसको हम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बोलते हैं। ग्रेनुलोसा। देखो, अब फॉलिकल में है क्या? बाहर से मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, फिर अंदर से हम्म। पिंक कलर की कवरिंग जो प्राइमरी फॉलिकल में बन चुकी थी, जिसका नाम जोना पिल्यूसुडा था, वो भी है। किसने बनाया जोना पिल्यूसुडा को? इन्हीं कॉलमनर सेल्स ने रिलीज किया कुछ, जिससे जोना पेल्यूसुडा बना। और उसी जोना पेल्यूसुडा के अंदर प्राइमरी oocyte है। ये हमारा, ये भी प्राइमरी फॉलिकल ही है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte, अगेन प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड ही है। अब देखियो क्या हो रहा है इसी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कुछ और चीजें हो रही है। क्या चीजें? एक, इसके बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर एक और कवरिंग बन रही है। ये कवरिंग कहां से बनेगी? सीधी सी बात है, ये फॉलिकल है कहां? ओवरी के अंदर। ओवरी के खुद के टिश्यू को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। फिर से स्ट्रोमा के सेल्स उठेंगे, वो जमा होकर बाहर एक कवरिंग बनाएंगे। इस कवरिंग को हम टिका इंटरना बोलेंगे। प्लस दूसरी चीज भी हो रही है, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स थोड़ा सा यहां वहां अरेंज होके बीच में कैविटी बनाते हैं। इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। इस इंट्रम। कैविटी में जमा होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं। वो फ्लूइड कहां से आता है? यही फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स ही है ना ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा वाले जी सेल्स। सर। ये फॉलिक्यूलर सेल्स ही यही जनरेट करते हैं, यही बनाते हैं उस फ्लूइड को। तीसरी बात भी होती है, जो प्राइमरी oocyte था ना, इसका बेटा होता है मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की क्वालिटी है, अगर डिप्लॉयड है सेल, इसका मियोसिस वन हुआ तो डॉटर सेल्स बनेंगे दो, वो दोनों क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स। तो ये जो अंदर अब चीज बनी, नाउ इट इज अ हैप्लॉइड सेल। इस हैप्लॉइड सेल का नाम सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte। oocyte। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये स्ट्रक्चर अब प्राइमरी फॉलिकल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल नहीं है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। ये बन चुका है अब सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। दूसरी वाली छोटी वाली सेल बनती है, वो हम बाद में बताएंगे उसका क्या होता है। ठीक है? इस हाँ सेकेंडरी सर। फॉलिकल में फर्दर डेवलपमेंट होगा। क्या डेवलपमेंट? इसका जो एंट्रम है वो बढ़ेगा, एंट्रम का साइज बड़ा हो जाएगा, कैविटी बड़ी हो जाएगी। ठीक? और फॉलिकल एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा।
एक्सपैंड होने के साथ साथ, फॉलिकल के एक्सपैंड होने के साथ साथ सेकेंडरी oocyte का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो थीका इंटरना है, थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है बेटा, उस कवरिंग को हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, मैं फिर से बोलूंगा, डेवलपमेंट होते होते, सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होते होते कुछ और चीजें होती है क्या, आउटसाइड थीका इंटरना सम फाइब्रस टिश्यू बिकम्स कंडेंस्ड, थीका इंटरना के बाहर कुछ और फाइब्रस टिश्यू कंडेंस होता है तो एक और कवरिंग बनती है, उस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। पहली ये चेंज। दूसरी चेंज, एंट्रम का वॉल्यूम बढ़ता है। तीसरी चेंज, सेकेंडरी oocyte अभी सेकेंडरी oocyte ही है, ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, बस इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और एंट्रम के अंदर फ्लूइड ज्यादा जमा हो जाएगा, ठीक। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इधर एक और डायग्राम बनाऊंगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा। सर जो उस दिन हम लोग जैसे कि पढ़े थे सैटरडे शुक्रवार को ना, हम्म। तो उस दिन शायद ये टॉपिक खत्म हो गया था ना, कि अभी नहीं खत्म हुआ था? बिल्कुल बेटा खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपको एकदम यही पढ़ाया, बस उसमें मैंने ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बोला नहीं था, अच्छा। ये मुझे बोलना था इसलिए मैंने फिर से थोड़ा रिपीट किया। मैंने थीका इंटरना बोला नहीं था इसलिए फिर से रिपीट किया, है ना। कल को मैं आपको बोलता यार खत्म हो गया, फिर जब क्वेश्चन आ जाता थीका इंटरना, आप बोलते अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए मुझे ये रिपीट करना पड़ा, ठीक ठीक है है। सर, वही सोच रहे थे उस दिन टॉपिक खत्म हो गया तो फिर आज कैसे स्टार्ट फिर से नहीं वही। नहीं नहीं, बस वही टॉपिक खत्म है, बस ये दो टर्म्स मुझे बतानी थी, हम्म। इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो जी ये सर। रहा हमारा अब सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर अगेन क्या है, देखो जोना पेल्यूसिडा लास्ट तक रहेगा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के बाहर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, लेकिन ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा अब बहुत अच्छे से अरेंज हो चुका है, हम्म। अरेंज इस तरह हो चुका है कि अंदर बहुत ही बढ़िया सी एक कैविटी बनी है, उस कैविटी का नाम हम रखे हैं फॉलिकुलर एंट्रम। ये देखिए भाई, ये रहा हमारा फॉलिक्यूलर एंट्रम, और बाहर ये बहुत सारी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा वाली सेल्स, जिनको हमने क्या कहा, फॉलिक्यूलर सेल्स। ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर अंदर जो बनाए हैं वो सेकेंडरी oocyte है, तो ये एंट्रम है। प्लस यहां पर दो कवरिंग्स में और दिखाऊंगा, एक ये ब्लू वाला जो है ये है थीका इंटरना, ये रहा हमारा थीका इंटरना। थीका इंटरना मैंने बताया कैसे बनता है, वही स्ट्रोमा वाले सेल्स जमा होके थीका इंटरना बनाते हैं, और थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है, अगेन ओवरी के अंदर जो कुछ फाइब्रस टिश्यू होता है, उस टिश्यू के सेल्स जमा होते हैं थीका इंटरना के बाहर, वो अलग कलर से दिखाएंगे। यस, ये रहा हमारा ब्लू वाला थीका इंटरना। चलो रेड से बाहर दिखाएंगे एक और कवरिंग, ये देखिए, यस, ये आप देख सकते हो बेटा, बाहर एक और लास्ट वाली कवरिंग बनी, इस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। अच्छा, वो थीका इंटरना है ब्लू वाला, बाहर यस, वाला थीका एक्सटर्ना। रेड वाला जो है वो थीका एक्सटर्ना है। और थीका एक्सटर्ना बना कैसे, फिर से बोलूंगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होते होते एंट्रम बड़ा हो गया, सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। थीका इंटरना के बाहर एक और कवरिंग बन गई जिसको हमने थीका एक्सटर्ना बोला। ये कहां से आई, ओवरी के अंदर ही कुछ फाइब्रस टिश्यू होता है स्ट्रोमा की तरह, वही फाइब्रस टिश्यू के सेल्स थीका इंटरना के बाहर जमा होके कवरिंग बना दिए, इस कवरिंग का नाम है थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना। अब समझ आई ना, जी ये सर। क्लियर हो गया। अब देखो, एकदम। इस फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे, ये मोस्ट मैच्योर फॉलिकल है, बता मोस्ट मैच्योर फॉलिकल का नाम, ग्राफियन फॉलिकल।
अब यही ग्राफियन फॉलिकल फाइनली क्या करेगा, ये ओवरी के वॉल के साथ फ्यूज हो जाएगा और फट जाएगा। फटने के बाद इससे केवल दो चीजें बाहर आएंगी, क्या, एक तो सेकेंडरी oocyte और ये पिंक वाला इसके साथ जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, जोना जोना पेलुसिडा, और कुछ कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स भी बाहर आएंगी। बाकी ओवरी के अंदर ही रहेगा। जो पार्ट ओवरी के अंदर रहेगा खाली फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, वो लेटर स्टेज में कन्वर्ट होगा इनटू एन एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। और जो बाहर आया वो कहां जाएगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। जी ये कंप्लीट है ना, तो बेटा आप जी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए। ले लिया, चलो ठीक है। एक मिनट, सर वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा। वीडियो तो अपलोड करते हैं वो लोग, हाँ, हाँ, क्योंकि रिपीट करने में आसानी होता है उससे ना। अरे वीडियो अपलोड कर देते हैं। और हाँ, अगर तुमको ज्यादा मतलब अच्छा वीडियो चाहिए जिसमें मैं जी सर। दिख भी रहा हूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा चैप्टर है। तो यूट्यूब चैनल पे बड़ा आप देख सकते हो, रिपीट करने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं ज्यादा वहां पर डीप भी नहीं पढ़ाया हूं और लेकिन कम भी नहीं पढ़ाया। चैनल का नाम क्या है? रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस, अच्छा, रेडियंस बायोलॉजी। रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस, देखिए, शाबाश, इधर देखिए आप, ये मैंने पेन का कलर चेंज करना है, हाँ भाई। तो यहां से निकला, ध्यान से देखिएगा, यहां से निकला क्या, ओवम। बट आपको ध्यान में रखना है, ओवम निकला बट एट विच स्टेज, ये कंप्लीट ओवम नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। और हाँ, इस सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा भी है, और उसके बाहर कुछ ग्रीन कलर की सेल्स आई हैं, ये रहा जोना पेल्यूसिडा। और साथ साथ इसके कुछ और चीजें भी आई हैं, क्या, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के कुछ सेल्स, बहुत मायने रखते हैं ये चीजें। ये देखिए, ये हैं कुछ मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स, मतलब ए कवर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, है ना। अब लेकिन जी इसको मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा नहीं बोलेंगे, जब ये ओवरी के बाहर आया इसको मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। वो हम बाद में कोरोना। डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आप उसके ऊपर ध्यान ना दें तो बेहतर है। जी तो सर। ओवम रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, यहां से ये कहा जाएगा, इट विल गो इनटू दिस ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है यूट्राइन ट्यूब, हाँ, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। देखो कैसे रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ, कहां गया ये, ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट का बेटा ये पहला पार्ट, पहला हिस्सा, जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को हम बेटा फिम्ब्रे बोलते हैं, FIMBRIAE, देख रहे हो लिखा है ना फिम्ब्रे। जी सर। हाँ, ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट इज फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के थ्रू ये ओवम चला जाएगा ओविडक्ट की कैविटी में। इस ओविडक्ट का दूसरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक, इसको बेटा हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, जो फनल शेप्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है, जी सर। INFUNDIBULUM। और इसी ओविडक्ट का तीसरा पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला, एम्प्यूला। लास्ट वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। तो ओविडक्ट हो या फैलोपियन ट्यूब हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, इसके काफी सारे पार्ट्स मैंने बताए, वही हम लिखेंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, जी। a pair of fallopian tubes।
और अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला हिस्सा मैंने कहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज फिम्ब्रे, राइट। जी फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट इज इनफंडिब्यूलम, ये फनल शेप्ड पार्ट होता है जस्ट बिहाइंड दिस फिम्ब्रे, इनफंडिब्यूलम। फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट जिसको हम एम्प्यूला बोलते इन्फर्नल। हैं, यस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगी। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ दिस ओवम विद द स्पर्म। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फीमेल करेगी पार्टनर के साथ तो सेमेन आएगा यहां से, वो सेमेन वजाइना को क्रॉस करके सर्विक्स को क्रॉस करके यूटरस में आएगा, फिर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में यही ओवम वेट करेगा कितने दिन तक? 24 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे तक वेट करेगा, या किसी रेयर केस में 72 घंटे तक। 72 घंटे तक अगर स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगी। हाँ, किसी किसी किताब में लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन मतलब ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक एम्पुला, जहां से इस्थमस स्टार्ट होता है वो। बट एग्जैक्ट इज ए फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्पुला, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा लास्ट पार्ट, इस्थमस। ठीक है ना भाई? आपको जी एक सर। और चीज बेटा याद रखनी है, जो ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है, इसमें अंदर से मसल्स लगे होते हैं। इट इज इंटरनली लाइंड बाय कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स 11th क्लास में शायद पढ़े हो। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इन मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स ऐसे वाले मसल्स होते हैं जो विदाउट द विल ऑफ वी पीपल, हमारे ना चाहने से या चाहने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द एनिमल। ठीक है ना भाई? जी सर। ठीक है ना? तो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, वो ओवम फिम्ब्रिए के थ्रू, इनफंडिबुलम के थ्रू एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में आएगा। एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में ये रुकेगा, वेट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स। अगर यहां से रेस्पेक्टिव स्पर्म आ गया इसके साथ, यहां पर फ्यूज होने के लिए स्पर्म फ्यूज हो गया तो जाइगोट बना। जब जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट बाद में इसी फैलोपियन ट्यूब की कैविटी से होते हुए यूटरस में आएगा। लेकिन फैलोपियन ट्यूब से यूटरस तक आते आते उस जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो गया होगा, और वो कन्वर्ट हो गया होगा इनटू एन अर्ली एम्ब्रायो। उस अर्ली एम्ब्रायो को बेटा हम मॉड्यूला बोलते हैं। मॉड्यूला, MORULA, ये हम लेटर स्टेज में पढ़ाएंगे, हमको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? तो फिलहाल जी बॉटम लाइन ये है कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के बाद सेकंड पार्ट जो है दैट इज अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, राइट में एक, लेफ्ट में एक। ठीक है? और जी सर। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम होती है? एम्पुला पार्ट में, बट प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली बोलना हो तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, राइट? जी सर। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, यूटरस। यूटरस को हम अंग्रेजी लैंग्वेज सर में वॉम्ब बोलते हैं। हाँ जी बेटा। सर ये बोल रहे थे कि जैसे कि ओवम निकलेगा हम्म। ना, तो वो फिम्ब्रिया से जाएगा या फिर वहां पे जो जुड़ा है व्हाइट कलर से वहां से जाएगा? ये क्योंकि जो, ये हाँ वहां से जी। नहीं बेटा, ओवम जब निकलेगा ना, वो डायरेक्टली फिम्ब्रिया में नहीं जाएगा। मतलब फिम्ब्रिया ओवरी के साथ टच में नहीं होता। ध्यान से सुनना, तुमने बहुत सही सवाल पूछा। ओवम जब निकलेगा ना, ये मतलब हवा में जाएगा। हवा में मतलब देखिए, हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में, है ना? जी एब्डोमिनल कैविटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी का वो स्पेस जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर होगा, वो स्पेस क्या स्पेस है? वो एक ओके। सीलोमिक स्पेस है। अब आप बोलोगे सर सीलोमिक स्पेस क्या है? आपको जी शायद पता हो, 11th क्लास में पढ़ा हो, जो हमारा गट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो वॉल होगा उसको हम गट वॉल बोलेंगे,
और हमारी बॉडी का खुद का वॉल, मतलब स्किन, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में एक जगह है, उस जगह को हम सीलोम बोलते हैं। इसी सीलोम में भगवान ने सारे ऑर्गन्स रखे हैं। आप देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर हमारा कौन कौन सा ऑर्गन है? लंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर ही आते हैं, लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर आते हैं। हालांकि लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट है बाय मींस ऑफ बाइल डक्ट, लेकिन बाहर है ना। हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर है, बॉडी वॉल के अंदर लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर। तो बाहर ये किस जगह पे हैं ये चीजें? हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये बाहर एक कैविटी में है, उस कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। समझ आई बात? जी सर। तो यही कहने का मतलब, आप इमेजिन करो लाइक दिस, अगर ये बॉडी वॉल है, ये मान लो फर्ज फर्ज करो एक एनिमल है। जी सर। ये रहा इस एनिमल का बेटा माउथ, ये रहा इस एनिमल का फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन एंड लेट, ये रहा इसका एनस। तो ये यहां से लेके यहां तक ये गट है। गट का जो खुद का कवरिंग है, उस गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम गट वॉल बोलेंगे। जी। और ये बॉडी का बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है ना, यही स्पेस है सीलोम। ये सीलोम ऊपर वाले ने बनाया क्यों है भाई? सीलोम ऊपर वाले ने काफी चीजों के लिए बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि उसको बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने थे, उन ऑर्गन्स को रखने के लिए जगह चाहिए थी, है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूं, अगर ओवरी से एग निकला, वो एग सीलोमिक स्पेस में जाएगा, और सीलोमिक स्पेस में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, फिम्ब्रिए, ये इलिया की तरफ बीटिंग मूवमेंट करते रहते हैं। बीटिंग मूवमेंट करते करते ये इस एग को एक्सीडेंटली अपनी तरफ खींच कर लाते हैं और अंदर। क्या समझे? है ना? जी सर। यस। मतलब सीलोम से होते हुए जाएगा, उस पाइप से नहीं जाएगा वाल्व से? नहीं, यहां से बिल्कुल भी नहीं जाएगा बेटा। ये लिगामेंट है, ये हम्म। जोड़ है, लिगामेंट है जो इसके साथ जुड़ा है। इसके पास बस एक ही ऑप्शन है, यहां से जाना। अगर यहाँ से एग गिरा यहां पर, यहां से यहां गया नहीं, तो फिर वो सीलोमिक स्पेस में ही खत्म, यहां से तो नहीं फिर जाता। वो कंफर्म है, मतलब कि वो जाएगा ही जाएगा ना? हाँ, जाएगा ही जाएगा। 99% चांसेस हैं कि ये यहां जाएगा, क्योंकि जो फिम्ब्रे होते हैं दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ओवरी। ओवरी के साथ बहुत ही बहुत मतलब बहुत क्लोज होते हैं ये, जी सर। बहुत कम गैप होता है। इसके लिए मतलब चांस बहुत ज्यादा है, बहुत नेग्लिजिबल चांस है सीलोमिक स्पेस में गिरने का एग का। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आएगा ओविडक्ट्स के बाद आएगा वॉम्ब, यूटेरस। सर अगर जैसे मान लीजिए अगर कभी गिर भी जाता होगा किसी का, हाँ हाँ। तो सर क्या कहते हैं कि वो फिर उतना टाइम लगता होगा बनने में? मतलब क्या? ये मतलब एग। जैसे सीलेम स्पोर्स में कभी एक ये जो है ओवम, हम्म। वो कभी अगर गिर गया, सीलोमिक स्पेस में गिर गया। हाँ तो वो गिर गया तो जैसे कि फिर से वो बनेगा फिर ओवरी में, ऑब्वियसली बेटा देखो, तो फिर से वो टाइम मैंने लगेगा मैंने उतना? आपको पिछली क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद है? जी सर। जी। मैंने कहा था जब बच्ची, गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में होती है, तो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में सिस्टम में साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या है? हर महीने के 14th डे पे इस ओवरी से ओवम निकलेगा। अगर ये ओवम एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया तो जायगोट बना, और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब यहां से स्पर्म आएगा। जायगोट बनते बनते यहां तक आते आते एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इस यूट्रस के वॉल में फिट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, तब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी। लेकिन अगर ये एग का फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हुआ नहीं, तो फिर इस एग का होगा क्या? ये एग बेटा मर जाएगा, फट जाएगा, और ये मरा हुआ एग इस रास्ते से वजाइनल कनाल से खत्म, बाहर। जी। देन व्हाट हैपेंस? इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट 25th या 24th डे पे ये जो यूटरस का वॉल बहुत थिक हो गया होगा, ये यूटरस का वॉल, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, वो ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स फट जाएंगे और एक थिक ब्लड यहां से निकलेगा बाहर। जी सर। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। 4 से 5 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब देखो, तुमने क्वेश्चन पूछा ना सर फिर से बनने में इतना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली
जब ये ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ, उस दूसरे साइकिल में बिल्कुल वही चेंजेस हो जाएंगी, ये यूट्रस का वॉल फिर से तैयार हो जाएगा, ठीक है। जी और सर। इस नए साइकिल के 14th डे पे अब इस वाली ओवरी से ओवम निकलेगा, अब टर्न होगी दूसरी वाली ओवरी की। समझ रहे अच्छा, बात? जी हर टाइम अलग अलग ओवरी से निकलेगा। यस, अगर इस पहले महीने यहां से निकला, दूसरे महीने यहां से निकलेगा, तब यहां से नहीं निकलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो यहां से ओवम निकला, वो ओवम फिर से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, फिर से अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो फिर से वही होगा, क्या? प्रोसेस। फट के ये वही। बाहर आएगा, फाइनली हाँ। यूट्रस का वॉल फिर से फट के बाहर आएगा, फिर से ब्लीडिंग होता है ना। लेडीज को, फीमेल्स को हर महीने पीरियड होता है ना। जी सर। व्हाट इज दैट पीरियड? वो हर महीने यही यूट्रस का वॉल का जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स है, वही फट के बाहर आते हैं। और वो क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि यूट्रस के वॉल के ऊपर एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ ही नहीं। एम्ब्रायो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था, तो एम्ब्रायो बनेगा कैसे? अब समझ आया ना? पूरा डाउट क्लियर सर। ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। जी सर। अब देखो यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो है यूट्रस, यूट्रस को हम बेटा वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर यूट्रस, अगर मैं एक साइड यहां पर इतना साइड ड्रॉ करूं, इतना साइड, ये देखिए इतना पार्ट मैंने ड्रॉ किया। यूट्रस का जो वॉल है बेटा, इस वॉल में 3 पार्ट्स हम ड्रॉ करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल, यूट्रस के वॉल का आउटर मोस्ट लेयर, यूट्रस वॉल का आउटर मोस्ट लेयर, यूट्रस वॉल के आउटर मोस्ट लेयर को बेटा हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम, ठीक है ना जी। जी सर। फिर मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल, ये वाला मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल, मिडल लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम थिक स्मूथ मसल्स का बना होता है, याद रखें ये। सर ये जो कहते हैं कि एमसी बोले तो चलता है लेडीज में, हम्म। तो ये लगभग कितने साल तक चलता होगा, जैसे कि अगर 11 के बिल्कुल बाद बिल्कुल, चल। मैं बताऊंगा बेटा। देखिए, अगर गर्ल चाइल्ड 14 साल की उम्र में उसका प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हुआ, चलो जी 12 साल की उम्र में, मतलब 12 साल की उम्र में उसका पहला पीरियड हो गया, जी समझ रहे ना बात? पहला जी पीरियड स्टार्ट होने का मतलब है अब ये गर्ल चाइल्ड प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला पीरियड स्टार्ट होने से लेके टिल द एज ऑफ 50 years, जब ये 50 साल की हो जाएगी। मान लीजिए अगर हमने पहला पीरियड बोला 12 साल की उम्र में हो गया, जी तो जब ये गर्ल चाइल्ड बड़ी होते होते 50 years की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी। यूजुअली हम लिखते हैं 45 to 50, लेकिन अब हमने एक्सट्रीम लिमिट मान लिया 50। 50। 50 साल की उम्र तक इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा, 50 साल की उम्र तक इसका हर महीने पीरियड होता रहेगा, 45 हाँ से 50। और 50 साल की उम्र तक ओवरी से एग निकलना कंटिन्यू रहेगा। जी। लेकिन आफ्टर दिस 45 से 50 ईयर के बाद ये फीमेल ना रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव मतलब अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, अच्छा। अब इसमें ओवरीज से एग्स निकलना स्टॉप होते हैं, अब इसमें हार्मोन्स जो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनका सिक्रीशन डिक्रीज होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 45 से 50 years तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है, उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस डिक्रीज हो जाता है, मतलब बच्चा बनने की कैपेबिलिटी इसमें कम होती है। खत्म इज इट हो ओके? इस पे भी जी क्वेश्चन आता है भाई, हम आपको आगे बताएंगे। तो जी सर। पहला आउटर मोस्ट लेयर, डाउट क्लियर है ना? जी सर एकदम। आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, यूट्रस वॉल का बता रहा हूं। यूट्रस वॉल देखिए, मायोमेट्रियम लिखा है ना, मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना होता है। और सबसे अंदर वाला लेयर, यूट्रस वॉल का सबसे अंदर वाला लेयर
दैट इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम जब पीरियड होता है ना, जी जब सर। मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उस मेंस्ट्रुएशन में यही एंडोमेट्रियम फटता है। याद रखें, एंडोमेट्रियम फटेगा। एंडोमेट्रियम फटने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं। इसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, वही बाहर आता है यहां से। मायोमेट्रियम नहीं फटेगा। को पिछली बार जब मैंने पढ़ाया तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर यूट्रस का वॉल जब फटेगा तो फिर ये तो फिर नया वॉल कैसे बनेगा? यूट्रस वॉल फटने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फटेगा। हाँ मैं फटने का पूछा मतलब था। है ये जो एंडोमेट्रियम है, ये दिस पार्ट, ये एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है। जी दिस सर। पार्ट, यही इसके ग्लैंड्स और इसके ब्लड वेसल्स फट के बाहर आते हैं, बाकी तो इंटैक्ट ही रहेगा ना। और ये तब जी। होता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जब एम्ब्रियो बना ही नहीं। तो यूट्रस का यूट्रस वॉल जो है, दिस इज द वॉल ऑफ द यूट्रस। इसके 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर, ये बाहर वाला लेयर, इसको हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। उसके बाद मिडिल लेयर जो मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का, और अंदर वाला लेयर जो कि ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जी। इज इट क्लियर? जी सर। इस यूट्रस का सबसे नीचे वाला हिस्सा, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, मैं आपको कलर से दिखाऊंगा। ये यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट, ये भाई इतना पार्ट, इस नीचे वाले पार्ट ऑफ द यूट्रस को हम सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स, ये जो यहां से लेके यहां तक पार्ट है ना, इस पार्ट को हम वजाइना बोलते हैं। वजाइना। सर्विक्स वजाइना के साथ कनेक्ट होता है बाय मीन्स ऑफ अ पोर। बेटा, इस पोर को हम एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। फिर से मैं बोलूंगा, यूटेरस का लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स इज कनेक्टेड टू द वजाइना बाय मीन्स ऑफ अ ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस। ठीक है। जी। लास्ट पार्ट इज वजाइना। वजाइना को बेटा हम बर्थ कनाल बोलते हैं, बर्थ कनाल को। आज मैंने बर्थ प्रोसेस पे एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड किया। और वजाइना को हम कॉपुलेशन कनाल भी बोलते हैं। 2 काम करता है वजाइना, कॉपुलेशन कनाल रादर 3 काम करता है। एक, जब बच्चा कंप्लीटली बनेगा यूट्रस के अंदर तो वो बच्चा इसी वजाइनल कनाल से बाहर आता है। दूसरा काम, कॉपुलेशन कनाल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स यही से होता है। मेल अपना पीनिस इसी के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है, इसी के थ्रू सेमेन अंदर जाता है। और तीसरा काम इसका क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जब एंडोमेट्रियम यूट्रस का फटेगा तो वो फटा हुआ रप्चर्ड एंडोमेट्रियम इसी से बाहर आता है। इज इट क्लियर? सर ये जो कैनाल होता है बोले तो, वेजाइना कैनाल जी। कितना सेमी का होता है, कितना लंबा? आ, मुझे लगता है, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, बट इट मस्ट बी 6 to 7.5 सेंटीमीटर्स और इंचेस लॉन्ग। अच्छा, 6 से 7 6 सेंटीमीटर। से 7 इंच या सेंटीमीटर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। रुकिए मैं आपको बताता हूँ देख के, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, लेंथ क्या पूछा आपने? लेंथ ऑफ विजाइनल कनाल। जी सर, किताब उताब कब तक मिलेगा इसका, बुक? बेटा, किताब विताब मिल सकता है आपको, उसके लिए नीरज सर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? नीरज सर है ना हमारे, अच्छा। हाँ उनके साथ करना पड़ेगा बेटा। ये ये हाँ, 2.75 इंचेस टू अबाउट 3.25 इंचेस लॉन्ग। देखिए, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2 जी। इंच में हो गए 5 सेंटीमीटर। मैंने वही आपको बोला था, 6.5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इज इट जी। ओके? जी। हाँ, वेरिएबल लेंथ। तो ये थी 6.5 कहानी से हमारे
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमको पढ़ना है, अभी बताऊंगा मैं। बट ये वाला जो हमने सिस्टम बताया आपको बेटा, ये सारा सिस्टम ना इस फीमेल के एब्डोमेन में होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता, मतलब फीमेल को खुद को भी दिखाई नहीं देता। जी। बाहर जो पार्ट होता है उसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं, जो फीमेल को दिखेगा, जो हमको दिखेगा, राइट है ना। तो जी। वही हम अगले पेज पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया बताने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर दीजिए। यस सर, हो गया। ओके, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं जरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम ढूंढ लेता हूं। सर कोचिंग कब तक खुलेगा, कुछ पता हो रहा है? यार मेरे ख्याल में अभी खुलने का कोई चांस नहीं है। अभी खुलने का चांस नहीं है, क्योंकि इधर, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा ना। वैसे हम भी हाँ, चाहते हैं कोचिंग खुले, मजा आ जाता, बट प्रॉब्लम वही है ना कि गवर्नमेंट मोबाइल पहले सिक्योरिटी ढूंढेगी। मोबाइल से पढ़ते पढ़ते आंख लगता है दर्द करने कंटिन्यू। हाँ प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस वक्त हमारे पास ना बेटा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी। अगर हम पढ़ना बिल्कुल भी छोड़ देना तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जी, कुछ कम से कम चलते रहे। कम से कम समथिंग समथिंग तो मिल ही ना रहा ना आपको, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बस सब मिल उम्मीद गया लगा आपको। बैठे हैं कि 21 तारीख को खुलेगा। अरे 1 तारीख से। हम्म। ये देखिए हमने इमेज लाया। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते थक गए। हम भी चाहते हैं कि वो क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर मिले, क्योंकि टीचर को आदत होती है ना क्लासरूम में जाए बोर्ड पे लिखे, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। वो ज्यादा बेटर पड़ता है ना, हाँ स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली, बेटर। 1-to-1 कांटेक्ट जब आप करते हो तो ज्यादा बेटर पड़ेगा ना। हाँ, तो सब यहाँ डाउट अच्छे से क्लियर भी हो जाते यहाँ हैं। पर हम दूर बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हो, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। इट इज, और हमारे लिए तो बिल्कुल ही न्यू सिस्टम है ये, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे, बहुत कम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे। ज्यादा से ज्यादा हम यूट्यूब देखते थे और क्या। यूट्यूब, जी। ये तो नया ही एक्सपीरियंस है सब लोग के लिए। देखिए बेटा, जी ये सर। फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया का हमने यहाँ पर एक सिंपल सा पिक्चर लाया है। यही वो सिस्टम है, यही वो चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से हमको दिखाई देती है। बाकी जो अभी तक हमने बोला दैट इज ऑल इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो दिस इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इससे नीट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सबसे पहली बात, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इट इज नोन एज वेनरिस। वेनरिस बोलो या मॉन्स प्यूबिस, दिस पार्ट, वेनरिस और मॉन्स प्यूबिस। जी ये सर। एक फ्लैशी सबक्यूटेनियस फ्लैशी टिश्यू होता है। हाँ, फ्लैशी टिश्यू जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, दोज हेयर्स आर नोन एज प्यूबिक हेयर्स। ठीक है ना जी। जी सर। इस मॉन्स प्यूबिस से दो फ्लैश टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स अराइज होते हैं। मैंने क्या लिखा? मॉन्स प्यूबिस से टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स arise from it. From what? From mons pubis, या इसको वेनरिस भी बोलते हैं। उनमें से एक का नाम है लैबिया मेजोरा, वन पेयर ऑफ लैबिया मेजोरा एंड वन पेयर ऑफ लैबिया मेनोरा। डायग्राम में शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, लैबिया मेजोरा एक पेयर एंड लैबिया मेनोरा एक पेयर। है, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, छोटा छोटा। ये देखिए डायग्राम छोटा है क्या? थोड़ा छोटा है। तो इसको बड़ा कर दूं? जी, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। एक मिनट,
कोई और डायग्राम देखता हूँ। इसमें लिखा से बहुत छोटा छोटा है ना, इसलिए उतना क्लियर। समझ गया समझ गया। काश ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए तो इतना ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। हो जाएगा ज्यादा। हम इसको बदल ही देते हैं डायग्राम को। वैसे सर जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं उसका टाइम अलग है कि? नहीं बेटा, टाइमिंग पे डिपेंडेंट है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऐसा कोई खास इशू नहीं, खास नहीं कि बस हर दिन मैं अपलोड कर ही दूं। अच्छा। हाँ, ये इस डायग्राम में सब बड़ा बड़ा है, समझ आ रहा है। ये सही है ना? जी सर। देखिए, मैंने कहा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं। द हेयर्स आर नोन एज प्यूबिक हेयर्स। इसी मॉन्स प्यूबिस से टू फ्लैशी फोल्ड्स अराइज होते हैं। टू पेयर्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स, एक लैबिया मेजोरा एंड दूसरा लैबिया मेनोरा। आप देख सकते हो ये बाहर वाला लार्जर फ्लैशी फोल्ड, इस लार्जर फ्लैशी फोल्ड को हम लैबिया मेजोरा बोलते हैं, या लैबियम मेजस सिंगुलर है, लैबिया मेजोरा प्लूरल। और ये दो होते हैं, एक यहां से एक यहां से। अंदर वाला थिन वाला फ्लैशी फोल्ड, दे आर नोन एज लैबियम मेजस, लैबियम मेनोरा। ठीक है ना जी? जी अब सर। याद रखने वाली बात क्या है, ये देखिए, लैबिया मेजोरा, दे आर होमोलॉगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल। काफी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, homologous to the scrotum of male, scrotum of male। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्क्रोटम पार्ट है, स्क्रोटम वही वाला पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस भरे होते हैं। इट इज होमोलॉगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लैबिया मेनोरा जो है, लैबिया मेनोरा इज होमोलॉगस टू, लैबिया मेनोरा इज homologous to homologous to, भूल गया मैं, एक मिनट। चलिए, जब तक याद आएगा तब तक हम बाकी चीजें। जी चलिए। लैबिया मेनोरा और लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज होमोलॉगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल। मतलब जो काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला काम नहीं, उसके जैसा ही काम लैबिया मेजोरा भी करते हैं। दैट इज व्हाई मैंने लिखा होमोलॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन्स, आई गेस आपको शायद आइडिया हो। फिर आपको एक पार्ट मिलेगा क्लिटोरिस, ये देखिए यहां पर क्लिटोरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लिटोरिस क्या चीज है ये? क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन इरेक्टाइल टिश्यू, सो इट इज एन इरेक्टाइल ऑर्गन। इरेक्टाइल मतलब अगर इसको स्टिमुलेशन मिला तो ये पेनिस की तरह इरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें और पेनिस में काफी फर्क है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पेनिस को भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो इरेक्ट होता है, हार्ड होता है। इरेक्शन कैसे होता है? पेनिस में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज। एक को हम बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरे को बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। आप पिछले क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कैवर्नोसा की तरह का इरेक्टाइल टिश्यू इस क्लिटोरिस में होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ ना, पेनिस की तरह जब भी इसको स्टिमुलेशन मिलेगा। हाँ जी बेटा, हाँ। आवाज नहीं आ रही थी अभी, फंस एक मिनट, अब अभी आ रही है ना? हाँ अभी क्लियर है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। जिस तरह का टिश्यू पेनिस के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह का इरेक्टाइल टिश्यू इस क्लिटोरिस के अंदर होता है। इसको जब स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये भी थोड़ा सा इरेक्ट हो जाएगा, बट फर्क है, ये पेनिस की तरह बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस पेनिस से इसमें यह है कि पेनिस में आगे से पोर होता है ना?
उस पोर के थ्रू यूरिथ्रा रन करता है और उस यूरिथ्रा में सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, इसमें क्लिटोरिस में कोई ओपनिंग नहीं होता, नो ओपनिंग। मतलब जी। इसका बस काम यही है कि इरेक्टाइल ऑर्गन है, ये इरेक्ट हो जाएगा, बट इसके थ्रू कोई फ्लूइड पास नहीं होना। इट हैज नो ओपनिंग, सो नो फ्लूइड। सर ये किस लिए तब होता है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। नो फ्लूइड पासिस थ्रू इट, नो फ्लूइड पासिस थ्रू इट। इसका वैसे तो कोई काम है नहीं, बट जब एक फीमेल एक मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, कॉपुलेशन करती है, तो कॉपुलेशन करते करते एक क्लाइमैक्स आ जाता है। क्लाइमैक्स मतलब एक स्टेज ऐसा आता है जिस स्टेज पे मेल के पेनिस से सेमेन बाहर आता है। हाँ, दैट स्टेज इज नोन एज ऑर्गेज्म। बिल्कुल फीमेल में भी उसी तरह का एक स्टेज आता है। उस स्टेज को ऑब्वियसली फीमेल ऑर्गेज्म बोलते हैं। और फीमेल ऑर्गेज्म जब आता है, उस फीमेल ऑर्गेज्म के स्टेज पे ये बस इरेक्ट होता है। और ये इसका इरेक्ट होना इंडिकेट करता है कि फीमेल में ऑर्गेज्म आने वाला है या आ चुका है। ये फीमेल को बस एक प्लेजरेबल सेंस देती है, नथिंग एल्स। अच्छा, इंडिकेटर जैसा। Yes, you can say that it is an indicator that female is about to come to orgasm, and ये फीमेल को बस थोड़ा बहुत प्लेजरेबल सेंस, प्लेजरेबल फीलिंग उस टाइम पे देता है, राइट? जी। तो क्लिटोरिस हो गया। देन मैं आपको दो और बातें बोलूंगा। एक पार्ट है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर शायद दिखाई नहीं दे रहा। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स नहीं दिखाई दे रहा है। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, they are also known as greater vestibular glands, greater vestibular glands, greater vestibular glands। और ये कहां पर होते हैं? दे आर लोकेटेड, कहां पर है ये? यहां पर देखिए, ऊपर आप अगर देखोगे यहां पर एक ओपनिंग होती है, द ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के नीचे एक और ओपनिंग है जिसको हम वजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। वजाइनल ऑरिफिस ही इसके थ्रू ही पीनिस इंट्रोड्यूस करता है मेल, और यही वजाइनल ऑरिफिस वजाइनल कनाल के थ्रू जाता है। वजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड, यहां पर और यहां पर, ये ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। दे आर लोकेटेड on either side of the vaginal orifice, on either side of vaginal orifice. Bartholin's glands are located on either side of vaginal orifice. vaginal orifice के दोनों तरफ, यहां पर एक ग्लैंड्स होते हैं, वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स। इनको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट? इनके बारे में खास बात क्या है? दे आर होमोलॉगस टू द काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ द मेल, होमोलॉगस टू द काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल। मेल में हम बता चुके हैं काउपर्स ग्लैंड्स, दे आर होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल। अगर आपको बेटा याद होगा, मेल में काउपर्स ग्लैंड क्या काम करता है? मेल में काउपर्स ग्लैंड एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रिलीज करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जस्ट मेल को स्टिमुलेशन मिला, पेनिस इरेक्ट हो गया, अब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला है फीमेल के साथ, तो उस टाइम काउपर्स ग्लैंड से एक ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा हल्का सा थिक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है। वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि यूरिथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स को मूव करना है। पेनिस के टिप को लुब्रिकेट करता है, बिल्कुल वही काम ये भी करता है। लुब्रिकेट समझते हो ना? ल्यूब्रिकेट। लुब्रिकेट मतलब जिससे फ्रिक्शन कम मिले। जैसे हम किसी मशीन को चलाने के लिए उसके ऊपर ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन कम लगती है, फिर वो इजी आसानी से चल पाती है। जी। या अगर कहीं किसी लोहे की चीज में जंग लगा हो, किसी जंग लगे हुए चीज को हमको खोलना है, तो हम उसमें ऑयल डालते हैं।
ऑयल से वो जंग खत्म होता है, फ्रिक्शन कम कम हो जाती है और हम उसको खोल देते हैं। लुब्रिकेशन उसी को बोलते हैं, जी सर। लुब्रिकेशन। समझ रहे हैं बात? जी जी। कॉपर्स ग्लैंड से निकली हुई सिक्रीशन पीनिस के अंदर के यूरेथ्रा को लुब्रिकेट कराता है ताकि स्पर्म्स आसानी से मूव हो जाए, और पीनिस के टिप को भी लुब्रिकेट करता है, स्लिपरी बनाता है, स्लिपरी, हाँ, ताकि पीनिस इजीली वजाइनल ऑरिफिस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, स्लिपरी हो जाए। बिल्कुल बार्थोलिन्स ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो कि वजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड में होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। इनसे भी एक म्यूकस सिक्रीशन निकलती है। वो म्यूकस सिक्रीशन क्या काम करती है? ल्यूब्रिकेट करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूब्रिकेशन, मतलब स्लीपिंग के लिए। हाँ, स्लिपरी, वजाइनल ऑरिफिस को स्लिपरी बनाती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइनल ऑरिफिस, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स आसान हो जाए। जी। अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं हुआ पेनिस के टिप का, इसका ल्यूब्रिकेशन नहीं हुआ, तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी पेनफुल फॉर द फीमेल, हम्म। है ना? एक और ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है, वो तो ये सर बहुत रेयर केस में होता होगा कि इसमें से मतलब यस, वो रेयर केस लिब्रिकेशन। में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स की कमी के वजह से। या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले मेल अपनी पार्टनर को अच्छे से स्टिमुलेट नहीं कर पाया, तो उस वक्त ये बार्थोलिन्स ग्लैंड्स ना म्यूकस स्क्रीट नहीं कर पाते, उस टाइम भी ये पेनफुल हो जाता है। यहां पर देखिए, यूरिथ्रा के दोनों साइड में, ये यहां पर एक और यहां पर एक, अगेन एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है। दिस पेयर ऑफ ग्लैंड्स इज नोन एज लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे दिखाऊंगा। हो गया। आज मतलब हम ही आए हैं बस ऑनलाइन, बाकी हाँ, सब लोग कह रहे हैं अभी तक तो हम ही बस ऑनलाइन आए हैं, बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ गए। छोड़िए यार, हमको क्या करना है, हम तो पढ़ाएंगे। ये देखिए बेटा, कब तक यूरि, इंतजार कर। यूरिथ्रा के दोनों साइड में, अगर ये यूरिथ्रल ऑरिफिस है, हम दोबारा से थोड़ी रिपीट करेंगे, ये जी। यूरिथ्रा था, यूरिथ्रा के दोनों साइड में, यूरिथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड में ग्लैंड्स होते हैं। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। वो वाले थे ग्रेटर वेस्टिब्युलर, अब इनको हम बोलते हैं लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। कहां पर? वन पेयर है जी। on each side of urethral orifice। यूरिथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब है ओपनिंग, यूरिथ्रा का ओपनिंग, है ना? दे आर ऑल्सो नोन एज, इनका एक और काम भी है, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन। सर हाँ जी, जैसे कि ये सब है ना जो आप बता रहे हैं, जैसे ये जो बनाया है फिर ऊपर सैली ट्यूरस के तो है ना, क्लिटोरिस, हाँ। क्लिटोरस। तो ये सब सर छिद्र होता है छोटा छोटा। हाँ, क्लिटोरिस छिद्र नहीं है, क्लिटोरिस एक ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, जो ये वेजाइनल ऑरिफिस है ये छिद्र है, यूरिथ्रल ऑरिफिस है ये भी छिद्र है हम्म। ना? ये मैंने ग्लैंड्स जो बोला, ग्लैंड ऑफ स्किन, ये आपको दिखेगा नहीं, यूरेथ्रा लेकिन जो ये होता है, माइक्रोस्कोपिक छिद्र यूरेथ्रा होते हैं। सर, यूरेथ्रा जो है हाँ, ये भी छिद्र होता है। ऑब्वियसली यूरिथ्रा वही छिद्र है ना जिससे यूरिन पास होता है। अच्छा। मेल्स और फीमेल्स में ये फर्क है, देखिए, मेल्स में पेनिस में एक ही छिद्र होता है, उसी हम्म। छिद्र से यूरिन भी पास होगा और उसी छिद्र से सीमेन भी पास होगा, है ना? हम्म। लेकिन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो छिद्र होते हैं। जी। एक छिद्र हुआ ये वाला यूरिथ्रल ऑरिफिस, के लिए। यूरिथ्रल ऑरिफिस से यूरिन पास होगा, और दूसरा छिद्र हुआ वजाइनल ऑरिफिस, इससे मेल पीनिस इंट्रोड्यूस करके सीमेन को अंदर डालता जी। है ना? जी। तो यूरिथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक साइड में एक, दूसरा साइड में दूसरा, उनको बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ स्किन। इनसे निकला हुआ सिक्रीशन क्या काम करता है? वही सिक्रीशन इनका ल्यूब्रिकेट करता है, सिक्रीशन ल्यूब्रिकेट्स द होल सिस्टम,
मतलब लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का सिक्रीशन इस पूरे सिस्टम को ल्यूब्रिकेट करेगा और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का सिक्रीशन सिस्टम को ल्यूब्रिकेट करेगा। और ल्यूब्रिकेशन में, कॉपुलेशन में क्या आएगा? आसानी होगी। लेकिन ये इनसे सिक्रीशन तब निकलेंगे जब फीमेल अच्छे से स्टिमुलेट हो जाएगी। बट इफ द फीमेल इज नॉट स्टिमुलेटेड, देखिए रेप वगैरह होता है ना, लड़कियों का रेप अगर होता है, रेप में पेनफुल फीलिंग्स क्यों आती है? क्योंकि लड़की को तैयार नहीं है वो, शी इज नॉट रेडी फॉर द कॉपुलेशन, शी इज नॉट रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर भी बंदा उसके ऊपर आ गया, उसको जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है। मतलब स्टिमुलेशन तो हुआ नहीं ना। जब टोटल स्टिमुलेशन हुआ ही नहीं तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड से और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड से सिक्रीशंस म्यूकस की निकली नहीं। तो यहां पर म्यूकस सिक्रीशन आया नहीं तो लिब्रिकेशन, स्लिपरी नेचर आया ही नहीं, स्लिपरी नेचर हुआ ही नहीं। विद द रिजल्ट फीमेल फील्स वेरी मच पेन एट दैट टाइम, है ना जी। हाँ, अगर अच्छे से मना लिया जाए, जैसा कि हम अपने पार्टनर के साथ एक मेल अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ करता है, दैट इज, वहां पर म्यूचुअल कंसेंट होती है। और म्यूचुअल कंसेंट में ऑब्वियसली स्लिपरी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, स्टिमुलेशन होनी है ना। म्यूचुअल कंसेंट है, दो पार्टनर्स में म्यूचुअल कंसेंट है, ओके वी आर रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वी आर रेडी फॉर द कॉपुलेशन। तो दोनों तरफ से कंसेंट है, स्टिमुलेशन होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले। उस स्टिमुलेशन की वजह से यहां पर म्यूकस निकलता है और म्यूकस पूरे सिस्टम को स्लिपरी बनाता है, राइट ठीक है ना भाई। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है हाइमेन। हाँ हाँ, बता बता। जैसे कि आप बोलेंगे, जैसे कि रेप अगर सब करते हैं तो उसमें स्लिपरी नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें म्यूकस नहीं निकलता है ऑन द स्पॉट ना, तो कुछ टाइम के बाद तो उसमें निकलता होगा ऑब्वियसली, लेकिन स्टार्टिंग में इट विल बी वेरी पेनफुल ना जी। एंड वन मोर थिंग, उस टाइम के बाद, मतलब आफ्टर रेप हैज बीन स्टार्टेड, आफ्टर द फोर्सफुल, जब फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट किया बंदे ने, अगर फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट होने के बाद भी फीमेल इज नॉट फीलिंग अ काइंड ऑफ अ प्लेजर, तब भी नहीं निकलेगा। फीमेल को यहां पर इमोशनली अटैच रहना पड़ेगा, देन इन ग्लैंड्स से म्यूकस सिक्रीट होगा। समझ रहे बात जी। मतलब yes. कभी कभी लास्ट तक भी नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल। अगर एक फीमेल अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कॉपुलेशन कर रही है, बट शी इज नॉट मेंटली रेडी, शी इज नॉट इमोशनली रेडी, उसको वो फिर भी कर रही है, शी इज नॉट मेंटली रेडी, शी इज नॉट इमोशनली रेडी, तो वो स्टिमुलेट होगी नहीं। स्टिमुलेशन हुआ नहीं तो इन ग्लैंड्स से म्यूकस कहां से निकलेगा? ग्लैंड्स इसी तरह तो काम करते हैं। ग्लैंड तब तक सिक्रीशन नहीं डालेगा जब तक, कोई भी ग्लैंड, वेदर इट इज यहां पर कोई ग्लैंड हो या कोई और ग्लैंड, जब तक ग्लैंड को किसी तरह का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा ना, तो ग्लैंड से सिक्रीशन नहीं निकलेगी। स्टिमुलेशन इज नॉट फॉर रिलीजिंग समथिंग बाय दिस ग्लैंड, रिलीजिंग समथिंग बाय अ पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है ना। तो सर जैसे कि मेल्स में तो निकलता होगा व्हाट? मतलब ये जो स्लिपरी बोले तो होता है, तो मेल्स में सीधी सी बात है, देखो मेल में काउपर्स ग्लैंड से म्यूकस कब निकलेगा? when a male is stimulated, when a male is ready to have sexual intercourse with somebody, जी, है ना जी। अगर मेल रेडी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, मेंटली रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है, तो पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा। वो निकलने की तो दूर, ये सिक्रीशन या म्यूकस निकलने की तो दूर की बात है जी, है ना जी। अभी बताऊं आगे? जी, हो गया हो गया। हाँ, तो हाइमेन यहां पर एक वर्ड लिखा है, हाइमेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाइमेन क्या है? वजाइनल ऑरिफिस जो है, इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय सेप्टम। हाइमेन क्या है? अ सेप्टम। सेप्टम बोले तो पार्टीशन, which incompletely closes the vaginal orifice। ये वजाइनल ऑरिफिस को इनकम्प्लीटली क्लोज करके रखता है। लेकिन
हाइमेन एक लड़की में, एक गर्ल चाइल्ड में हाइमेन तब तक रहेगा जब तक शी इज वर्जिन। देखो बहुत ही समझने वाली बात है। जी हम बोलते हैं कि अगर लड़की वर्जिन है, अगर एक फीमेल वर्जिन है, वर्जिन का मतलब शी हैज नॉट हैड एनी कॉपुलेशन, शी हैज नॉट हैड एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, आज तक उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो उसके वजेनल ऑरिफिस के अंदर एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन होगा, एक सेप्टम होगा, एक पार्टीशन होगा, जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। एक जमाने में ये बोला जाता था अगर किसी लड़की के वजेनल ऑरिफिस में हाइमेन है तो शी इज वर्जिन। पता कैसे चलता था? जब उस लड़की की शादी होती थी, मतलब बहुत ओल्ड कल्चर की बात है, कभी कभी जी कई बार यहाँ आज भी यही होता है। तो शादी की पहली रात पे जब शी यूज टू गो टू द हस्बैंड, शी यूज टू गो टू हर हस्बैंड, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे तो व्हाइट कपड़ा रखते थे। इफ व्हाइट कपड़े पे ब्लड स्टेन्स आ जाते थे तो ये माना जाता था कि नहीं, इसके वजनल ऑरिफिस में हाइमेन इंटैक्ट था, तो शी वाज अ वर्जिन। और जी अगर ब्लड स्पॉट्स नहीं आते थे, क्योंकि ये हाइमेन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स से कटेगा तो इससे ब्लड स्पॉट्स निकलते, ब्लड निकलता है। जी अगर ब्लड स्पॉट्स नहीं आते थे तो ये माना जाता कि ये शादी से पहले ही वर्जन। सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी थी, ये वर्जिन थी नहीं। बट हाँ रिसर्च से पता चला कि ये हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो टूटेगा ही टूटेगा, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन जी अगर एक फीमेल के वजाइनल ऑरिफिस में हाइमेन नहीं है, ये जी इससे हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि शी इज नॉट वर्जिन। क्यों? क्योंकि हाइमेन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू साइकिलिंग। अगर लड़की ने साइकिल चलाया बहुत सारा, उससे भी ब्रेक हो सकता है। जी हाइमेन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉकिंग। हाइमेन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सरसाइज। हाइमेन ब्रेक हो सकता है ड्यू टू क्या बोलते हैं, रनिंग। किसी भी हैवी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज से ये हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि हाइमेन वजाइनल ऑरिफिस के अंदर हो या ना हो, इट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। समझ रहे हैं आप? जी बट अगर हाइमेन ब्रेक नहीं हुआ है फिजिकल एक्सरसाइज से, रनिंग जी से, अगर हाइमेन है then during the first sexual intercourse, जब ये hymen टूटेगा, the female is definitely she will feel pain and blood will come out, है ना? मतलब ये कोई जी मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही तब करे तभी हेमन टूटे। नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टूटेगा जरूरी नहीं है, ये किसी और जी चीज से भी टूट सकता है। हाँ मतलब रनिंग, हैवी एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसा वर्क करने से यस भी यस, देयर टूट आर सकता है। मेनी रीजंस ऑफ ब्रेकिंग इट, मैंने कुछ हाँ, रीजंस इससे पता बताया। नहीं लगाया जा सकता। हम्म। जी सर। ठीक है ना बेटा? जी जी तो ये क्लियर हुआ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था बोलना, मैंने आपको लैबिया मेनोरा बोला था, है ना? जी। लैबिया मेनोरा और होमोलॉगस टू हम बोल नहीं पाए थे, वो हम बोलेंगे। और सर इसमें एक ANUS है जो एंस। एनस, एनस इज द, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग है, इससे फीकल मैटर बाहर आता है। मतलब फीकल मैटर बोलते पॉटी। जब हम खाना खाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड उसका क्या होता है, जी बाहर आएगा ना, जी वो एनस से ही आता है। एक मिनट, क्या था हमारा? लैबिया मेनोरा, हाँ। क्या मेनोरा। इसका स्क्रीन शॉट ले ले सर कि अभी नहीं। हाँ हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। हो गया। लैबिया मेनोरा और होमोलॉगस टू, हाँ लिखिए आप, लैबिया मेनोरा और होमोलॉगस टू द पीनाइल स्किन, होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन। लिखें। बस मैं यहां पर लिख दिया, आप इस पीनाइल स्किन का स्क्रीनशॉट लीजिए। लैबिया मेनोरा होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन, होमोलॉगस टू पीनाइल स्किन। अब पीनाइल स्किन क्या है? पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है ना, जी सर। हाँ, उसी को पीनाइल स्किन बोलते हैं। और पीनाइल स्किन के होमोलॉगस है लैबिया मेनोरा। ओके, तो ये थी हो गया कहानी। सर। जी हाँ शुभम, जी सर। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ मतलब हो गया, अब इसका स्क्रीन शॉट ले लें। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए हो गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का। और ठीक है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ाया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है। अब इसमें जी हमको अगली क्लास में पढ़ना है क्या, oogenesis, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis के बाद ओवम का स्ट्रक्चर जो ओवरी से रिलीज हुआ, देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस अब 2-4 क्लासेस लगेंगी इसकी और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जी इन अगर सारे बच्चे आए तो जी। चलो बेटा मिलते